नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन के सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव के सभी 28 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, डबरा से इमरती देवी, बमौरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम सामने आया है। वहीं सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत को टिकट मिली है, तो सांची से प्रभुराम चौधरी को। सांवेर की बात करें तो सांवेर से तुलसीराम सिलावट, सुमावली से इंदर सिंह कंसाना, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंडौतिया, अंबाह से कमलेश जाटव। महगांव की बात करें तो महगांव से OPS भदौरिया, गोहद से रणवीर जाटव को सीट मिली है। 28 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। दौरा से सूबेदार सिंह, सुमावली से इंदर सिंह कंसाना को टिकट मिली है, तो वहीं मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी गिरिराज दंडौतिया, ये नाम सामने आए हैं। तो भाजपा ने सभी 28 सीटों पर नाम की घोषणा कर दी है। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर को टिकट मिली है, तो वहीं ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल का नाम सामने आया है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, थोड़ा टाइम जरूर लिया बीजेपी ने, लेकिन एक मंथन के बाद फाइनली 28 सीटों पर नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, बीजेपी ने जिन 28 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उनमें से 25 प्रत्याशी पहले से ही तय थे। जैसा शुरू से ही बीजेपी की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता, हालांकि औपचारिक तौर पर ये दावा नहीं किया जाता। हालांकि VD शर्मा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इशारों में कहा था कि जो भी विधायकी छोड़कर हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं वो संभावित उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल में ही इशारा दिया था कि हमारे प्रत्याशी पहले से ही घोषित हैं और वो अपने क्षेत्र में जनसंपर्क और चुनाव प्रचार के काम में लग चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के इशारे को आसानी से समझा जा सकता था कि जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो अपनी विधायकी गंवाकर बीजेपी में शामिल हुआ है उनका टिकट तय है। चूंकि एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है, अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है उन्होंने दांव पे लगाया है, लिहाजा ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी उन 25 नेताओं को जरूर टिकट देगी। इसके अलावा जो 3 सीटें थी, इन 3 सीटों पर पेंच फंसा हुआ था। एक बड़ा दावेदारों का पैनल इस बीच में उन 3 सीटों पर जुड़ चुका था, लिहाजा बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई से लेकर दिल्ली तक कशमकश के हालात थे, खींचतान लगातार बनी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे और इस बैठक में JP नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े दिग्गज जो भी चुनाव समिति में हैं, ये सभी बैठक में शामिल थे। तो ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए हैं और उन तमाम प्रत्याशियों के पैनल को लेकर और लिस्ट को लेकर एक आखिरी चर्चा और निर्णायक चर्चा करेंगे और उसी के बाद लिस्ट डिक्लेयर होगी। और उसी के बाद से हमें भी ये लग रहा था कि आजकल में 24-48 घंटों के भीतर लिस्ट जारी हो जाएगी। लिहाजा जो 3 सीटें थी उन 3 सीटों पर एक बड़ा पैनल आ गया था। अगर सीट से मनोहर ऊंटवाल के बेटे को टिकट दिया है, बंटी ऊंटवाल को टिकट दिया है, नारायण पवार को राजगढ़ की ब्यावरा से टिकट दिया है। हालांकि नारायण पवार को लेकर काफ़ी विरोध सामने आ रहा था, चूँकि जब तक वो डिक्लेयर नहीं हुए थे, उनका नाम घोषित नहीं हुआ था, उसके पहले ही राजगढ़ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री निवास भी पहुंचे थे, वहां भी काफ़ी विरोध किया था, वहां भी नारेबाजी की थी। इसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यालय में भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया और ये उन्होंने मांग की थी कि कम से कम नारायण सिंह पवार को टिकट ना दिया जाए, राजगढ़ से ब्यावरा से किसी भी बीजेपी के नेता को टिकट दिया जाए, इनको टिकट ना दिया जाए, चूँकि ये पिछले चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं। लिहाजा एक नारे के साथ वो लगाए थे, ब्यावरा को नया चेहरा चाहिए। तो इस मांग के साथ वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। पार्टी की तरफ से उनको आश्वस्त किया गया था कि आपकी मांग आला कमान तक पहुंचा दी जाएगी। लिहाजा ये माना जा रहा था कि नारायण पवार का टिकट जो है वो कट सकता है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है और जौरा से सूबेदार सिंह सिकरवार। तो ये 3 जो सीटें थी, इन 3 सीटों पर बड़ा एक पेंच फंसा हुआ था, लेकिन आलाकमान ने रास्ता खोज लिया है और जो भी नाराज़गी होगी, जो भी विरोध होगा, चूँकि अभी नामांकन दाखिले में वक्त है और नामांकन दाखिले के बाद
नाम वापसी तक इस बीच में तकरीबन 8 से 10 दिनों का वक्त है और जो भी नाराज़गी विरोध बीजेपी की तरफ से या क्षेत्र में जो भी बीजेपी नेताओं का होगा उसको पार्टी मानती है कि वक्त रहते हैं उनको मना लिया जाएगा, उनके गुस्से को शांत करा लिया जाएगा। लिहाजा किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, अभी काफ़ी वक्त है नाराज़गी दूर करने के लिए। तो कुल मिलाकर 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस ने अब तक 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि एक सीट कांग्रेस ने अभी छोड़ी हुई है, ब्यावरा, चूँकि वो कांग्रेस की ही सीट थी। गोवर्धन दांगी वहाँ से विधायक थे, हाल में ही उनकी मौत हुई है। लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि गोवर्धन दांगी के परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा, उनके परिवार से, उनके रिश्तेदार से, चूँकि हाल में ही मौत हुई है और एक ही साथ चुनाव होने हैं। तो ये माना जा रहा है दिग्विजय सिंह जल्द ही वहाँ से, ब्यावरा से जल्द ही एक नाम प्रस्तावित करेंगे और उसका टिकट फाइनल होगा। तो माना जा रहा है कि 28 सीटों पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, 27 पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और कांटे का मुकाबला है। कई सीटें ऐसी हैं जहाँ से जो पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट से लड़े थे वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा मुकाबला इस बार उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर नवीन, काफी सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ही दिलचस्प और रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पार्टी अदल बदल गई है लेकिन प्रत्याशी वही हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ही दिलचस्प और रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि लोगों ने पार्टियां बदल ली हैं लेकिन उसी क्षेत्र से फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जो सियासी संग्राम है वो कितना दिलचस्प होता है। तो ये आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन आमने सामने हैं। आमने सामने की अगर बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी से प्रद्युमन सिंह तोमर होंगे तो वहीं कांग्रेस से सामने है सुनील शर्मा। तो इस तरह से आमने सामने की टक्कर इन दोनों के बीच होगी। और इसके बाद अगर बात करें डबरा सीट की, तो डबरा सीट से भी बहुत ही रोचक मुकाबला। इमरती देवी बीजेपी से तो वहीं कांग्रेस से सुरेश राजे आमने सामने। बात करें बमौरी सीट की, तो बमौरी सीट से महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी से तो वहीं कन्हैया लाल अग्रवाल कांग्रेस से सामने होंगे। सुर्खी सीट की अगर बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत को टक्कर देने वाली है पारुल साहू, जो कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब कांग्रेस से प्रत्याशी। सांची सीट की बात करें तो प्रभुराम चौधरी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं कांग्रेस के मदन लाल चौधरी। बात करें सांवेर सीट की, तो सांवेर सीट से तुलसीराम सिलावट को टक्कर देने वाले हैं प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में कौन आमने सामने, ये आपको इस वक्त बता रहे हैं। सुमावली सीट की अगर बात करें तो इंदल सिंह कंसाना को टक्कर देने वाले हैं अजय सिंह कुशवाहा। मुरैना सीट से रघुराज सिंह कंसाना बीजेपी से, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक यहां पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहीं अगर बात करें दिमनी सीट की, तो दिमनी सीट में गिरिराज दंडौतिया और रविंद्र तोमर होंगे आमने सामने। बीजेपी से गिरिराज दंडौतिया और उनके सामने कांग्रेस से। अंबाह सीट से कांग्रेस से सत्यप्रकाश सतवार, तो वहीं कमलेश जाटव बीजेपी से उन्हें कई टक्कर देंगे। मेहगांव सीट से आमना सामना होगा ओपीएस भदौरिया बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस से हेमंत कटारे का। गोहद सीट की बात करें तो रणवीर जाटव बीजेपी से और वहीं मेवाराम जाटव कांग्रेस से। ग्वालियर पूर्व सीट की बात करें तो मुन्नालाल गोयल बीजेपी से, वहीं सतीश सिकरवार कांग्रेस से हैं प्रत्याशी। बांडेर सीट की बात करें तो रक्षा संतराम सरोनिया बीजेपी से, वहीं फूल सिंह भरैया कांग्रेस। तो ये वो नाम जो आमने सामने होंगे इस बार उपचुनाव में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो वहीं 1 सीट पर प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस ने भिंड के मेहगांव सीट से हेमंत कटारे को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने 28 सीटों में से 27 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ ब्यावरा सीट पर नाम की घोषणा बाकी है। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में हेमंत कटारे के साथ मुरैना से राकेश मावई और मल्हरा सीट से रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया है और इसके साथ ही बदनावर से पहले उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक सिंह
टिंकू की जगह अब कमल पटेल को टिकट दिया है। विधायक गोवर्धन सिंह डांगी के निधन से खाली हुई राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तीसरी लिस्ट में भी ब्यावरा को छोड़ दिया गया है और अब तक जिन नामों पर विचार चल रहा है उनकी अगर बात करें तो उनमें पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी और पुरुषोत्तम दांगी शामिल है। इसके साथ ही सहानुभूति वोट आने की दृष्टि से दिवंगत विधायक दांगी के बेटे ओम दांगी के नाम पर भी विचार हो सकता है। इस क्षेत्र में हर बार जाति के समीकरण को साधने की दृष्टि से पार्टी टिकटों का वितरण करती है। वहीं दांगी और सोंधिया बाहुल्य वाले इलाके में लोधी, गुर्जर, मीना और यादव मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। यहां से दिग्विजय सिंह की पसंद ज्यादा मायने रखती है और इसी कारण यहां पर पसंद के उम्मीदवार की जगह जातीय समीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ बीजेपी का आज प्रदर्शन होने वाला है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। धान खरीदी की मांग को लेकर आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। सीएम भूपेश बघेल को बीजेपी नेता एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो धान खरीदों को लेकर आज बीजेपी का एक प्रदर्शन होगा और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल को बीजेपी नेता ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी आज प्रदर्शन करने वाली है किसानों को लेकर, धान खरीदी को लेकर, धान खरीदी की मांग को लेकर बीजेपी का आज ये प्रदर्शन होना है और इस प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। हाथरस दुष्कर्म की घटना पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आज प्रदर्शन होने वाला है और इस प्रदर्शन में हाथरस दुष्कर्म की घटना पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस आज राजीव भवन में इस घटना के विरोध में यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव डहरिया समेत कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। कांग्रेसी आज राजीव भवन में विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने राजभवन भी पहुंचेंगे और इससे पहले कांग्रेस सोमवार को प्रदेश भर में मौन सत्याग्रह कर विरोध भी जता चुकी है। इसी तरह कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की तरफ से ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जा चुका है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनय, प्रदेश में एक तरफ भाजपा प्रदर्शन कर रही है धान खरीदी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन हाथरस घटना को लेकर। देखिए, बिल्कुल रायपुर में, छत्तीसगढ़ में तमाम जो पिछले दिनों से जो केंद्र सरकार किसान संबंधी जो बिल लेके आ रही है उसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। इसके जवाब में बीजेपी भी हमलावर हो गई है और अब जो कांग्रेस के जो पुराने वादे हैं किसानों को लेकर के या और अन्य मांगों को लेकर के, इन सभी को लेकर के लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों देखा गया था जब कांग्रेस की तरफ से हाथरस जो मामला है उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया, जवाब में तत्काल जो बीजेपी है उसके लोग यहाँ पर जो हमला जो घटना हुई थी अंबिकापुर संभाग में, सरगुजा संभाग में, वहाँ पर उसको लेकर के प्रदर्शन किए। अब किसान संबंधी जो मामला है उसको लेकर के प्रदर्शन जारी है। बोनस को लेकर के, जो धान खरीदी को लेकर के, इन सब 1 नवंबर से जब धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होनी है तो उससे पहले ये मामला गरमाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, जो उपचुनाव है, मरवाही उपचुनाव, उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि अभी से तैयारी, जहां पर पार्टी के लोग अंदर जाकर के जो गतिविधि है लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बाहर विरोध प्रदर्शन करके यहां से पार्टी के विरोधी जो गतिविधि है उसको चलाने की कोशिश किया जा रही है। वहीं जो कांग्रेस है वो भी हमलावर लगातार बनी हुई है और आज लगातार जब से कांग्रेस की तरफ से हाथरस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जा रही हैं, आज उसी से जो सिलसिला में आज जो पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो जो कांग्रेस भवन, राजीव भवन के अंदर में वहाँ प्रदर्शन करेंगे, लोगों के साथ में चर्चा करेंगे
उसके बाद एक जो दल है वो जाएगा राजभवन और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगा और इस मामले की जो राष्ट्रपति के पास भेज करके उच्च स्तरीय जांच और प्रधानमंत्री के पास जो पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जाएगी। इसके अलावा जो बीजेपी है वो भी मुख्यमंत्री को किसानों के संबंधी जो वायदे थे उसको लेकर के एक ज्ञापन सौंपेगा और यहाँ पे मांग करेगा कि जिस तरह से पहले पिछले सरकार में जो घोषणा पत्र में जो इस तरह वादे किए थे कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस ने उसे पूरे करने की कोशिश करवाई जाए। चलिए, दोनों ही खबर पर आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, आज रीवा और सतना के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में यहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रामपुर बगेनाल चाक घाट में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, तो वहीं बीजेपी नेताओं से भी आज शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। तो आज रीवा और सतना के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। राजानुपुर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहने वाले हैं। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक वो करेंगे। तो अनूपपुर दौरे पर आज पूर्व सीएम कमलनाथ, इसके साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी, बैठक होगी। वहीं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी पूर्व सीएम कमलनाथ संवाद करेंगे। उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आज पूर्व सीएम कमलनाथ मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। इसके साथ ही किस तरीके से मरवाही उपचुनाव में जीत हासिल करनी है, इसका मंत्र भी आज वो देंगे। और एक बार फिर से रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी की आज एक अहम बैठक होने वाली है। डीएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों से डीएम अवस्थी संवाद करने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, इस पर भी इसको लेकर एक चर्चा होगी। तो डीएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ आज डीजीपी एक अहम बैठक करने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होगी। इसमें पुलिस अधिकारियों से डीएम अवस्थी सीधा संवाद करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाएगी। और अब रुक कुछ और खबरों का। रायपुर के पंडरी इलाके के दलदल सिवनी में रहने वाली एक नाबालिग के साथ पड़ोसी युवक ने रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के मां बाप मजदूरी पर गए थे और तभी पड़ोस में किराए में रहने वाला आरोपी युवक राजेंद्र चंद्राकर उसके घर में घुसकर उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शाम को जब पीड़िता के मां बाप घर पहुंचे तो नाबालिग पीड़िता ने पूरी बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता ने पंडरी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। बेसिकली बलौदाबाजार जिले के रहने वाले हैं। यहाँ अपने मजदूरी के लिए यहाँ रायपुर आए हुए हैं और दलदल सिवनी में निवास करते हैं। दलदल सिवनी में ही उनके पड़ोस में रहने वाला राजेंद्र चंद्राकर नाम का व्यक्ति नाबालिग बालिका के साथ दिनांक 23/9/2020 को अनैतिक कृत्य किया है, जिसमें अपराध कायम कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अब रुक करेंगे सतना का। आपको बता दें कि जवान का पार्थिव शरीर सतना लाया गया है। पड़िया गांव में आज जवान का अंतिम संस्कार होगा। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे धीरेन्द्र त्रिपाठी। राज के सम्मान के साथ आज उन्हें विदाई दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृदुल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, शहीद जवान का पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंच गया है। देखिए, बिल्कुल शहीद जो धीरेन्द्र त्रिपाठी थे उनका पार्थिव शरीर देर रात सतना मुख्यालय पहुंचा और मुख्यालय में सीआरपीएफ के जवान 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद और सुबह 5 बजे उनके गृहग्राम के लिए निकल गए हैं। कुछ ही समय में उनके गृहग्राम जो में पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा, जहां पे प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी है उनको अंतिम विदाई देने के लिए। और आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया जो शिवराज सिंह चौहान भी आज दोपहर 11 बजे तक उनके जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके गृहग्राम पहुंचेंगे और आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं और गांववासी और जो गणमान्य नागरिक हैं सभी उनको अंतिम विदाई देने के लिए सुबह से ही उनके घर पहुंचने लगे हैं। और अभी खबर आ रही कि गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और बस जल्द ही उनके गृहग्राम पहुंचेगा, जहां पे सीआरपीएफ के जवान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी देंगे और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।